मतलब है जो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम है दैट इज एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड। तो जब तक आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं आएगा तब तक आप नहीं देख सकते कि पूरी पूरी इक्वेशन जो है वो आइडेंटिफाइड है या इक्वेशन आइडेंटिफाइड नहीं है। अब इसमें भी हमने इसको फिर ट्रांसफॉर्म करना है रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन में। तो आप क्या करेंगे, रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट्स पहले बनाएंगे। अगर आप ये चार एस्टिमेट कर पा रहे हो लेकिन इस चार की मदद से आप 5 स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट को डिफाइन नहीं कर पाओगे, ऑब्टेन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि मिसमैच हो गया ना। उसके लिए आपको जो है क्या चाहिए था कि 5 ही आपके रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट होने चाहिए थे। अगर आपको एस्टिमेट करने हैं 5 ही बेसिकली स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट्स, राइट। एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन के अंदर जितने रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट होते हैं उतने ही हमारे जो है स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट होते हैं। अगर दोनों आपस में बराबर होंगे इट मींस कि आवर होल सिस्टम इज एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड। तो आज के लेक्चर में हमने बात करनी है आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम में कि जस्ट और एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। मींस कि रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन से जो आप रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट्स ऑब्टेन करोगे उनसे आप जो स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट हैं उनको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो इसके बारे में हमने बात करनी है। सो जैसे कि अगेन हम दोबारा अपने लास्ट प्रीवियस एग्जांपल पे चलते हैं। डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन हमने ले लिया। डिमांड फंक्शन इज व्हाट, जहां पे डिमांड इज इक्वल टू सम कांस्टेंट प्लस में अल्फा 1 द पीटी जो है आपका बेसिकली क्या है कि प्राइस वाला जो सीरीज दे रखा है। यहाँ पे जो आपको ग्रीन में दिखाई दे रहे हैं ना ये सारे के सारे वेरिएबल्स, ये ग्रीन वाले वेरिएबल्स आपके सीरीज हैं जो कि गिवन है आपको वेरिएबल्स, राइट। अब इसके अंदर जो क्यूटी और पीटी है ये तो एंडोजीनियस वेरिएबल्स है, मींस जो कि जॉइंटली डिटरमाइंड होते हैं, राइट। और दूसरा जो ईटी है आईटी है दैट इज द इनकम ऑफ कंज्यूमर, वो आपका वेरिएबल एक्सोजीनियस वेरिएबल गिवन हो, प्री डिटरमाइंड वैल्यू उसकी आपको दी हुई, राइट। सो 3 आपको अगर सीरीज दी जाए उन 3 सीरीज से क्या आप आपके ये जो 5 स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट है इसको एस्टिमेट कर सकते हो। कौन कौन से 5 स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट है? एक तो ये अल्फा 0 पहला, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 0, बीटा 1। सो 5 स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट क्या एस्टिमेट किए जा सकते हैं अगर आपको 3 सीरीज दे रखी है जिसमें से एक जो है वो एक्सोजीनियस वेरिएबल है और 2 एंडोजीनियस वेरिएबल है। इसके बारे में हम बात करते हैं, राइट। तो सबसे पहले ये जो दोनों इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को हमने इक्वल में लिख दिया। जब हमने इसको इक्वल में लिखा तो हमने इसको सोल्व किया फॉर पीटी के लिए हमने इसको सोल्व किया। पीटी के लिए इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास अल्टीमेट जो वैल्यू आती है वो ये वाली वैल्यू आती है जिसको हम कह रहे हैं इक्वेशन 3, राइट। कैसे सोल्व किया देखो ध्यान से। जस्ट हमने क्या किया, ये सेकंड सीरीज में देखना कि ये वैल्यू और ये वैल्यू हम लेके राइट साइड में लेके गए तो ये माइनस की होगी और ये अल्फा 0 की जो वैल्यू है ये माइनस अल्फा 0, राइट। और बाकी जो ये वैल्यू थी बीटा 1 पीटी इसको हम कहाँ लेंगे, लेफ्ट साइड लेंगे तो ये माइनस का बीटा 1 पीटी को आपने कॉमन ड्रॉ किया, राइट। जब पीटी को यहाँ से कॉमन निकाला तो क्या बचा बीच में, अल्फा 1 माइनस में बीटा 1। अल्फा 1 माइनस बीटा 1 को हम राइट साइड में डिनोमिनेटर में लेके सारी सारी इक्वेशन, तो इसके नीचे पूरे के नीचे हमने क्या लिख दिया, अल्फा 1 माइनस में बीटा 1। अगेन इस वाली इक्वेशन के नीचे हमने लिख दिया माइनस में अल्फा 2 था ही अपॉन में अल्फा 1 माइनस में बीटा 1 और एरर टर्म जो थी उसके नीचे भी हमने लिख दिया अल्फा 1 माइनस में बीटा 1। कोई डाउट किसी नहीं? तो ये प्राइस जो आपका वेरिएबल था उसकी एक इक्वेशन आपने ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन। रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन का मतलब है कि ये जो पर्टिकुलर आपका वैल्यू आया इसको हमने कह दिया दिस इज पाई 0। जो ये आपका वैल्यू आया इसको मैंने कह दिया कि दिस इज पाई 1, ओके। और सारा का सारा जो एरर टर्म आपने लिया एक साथ रखा उसको मैंने कह दिया दिस इज ईटी। तो आपकी जो रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन निकली वो क्या निकली, पीटी इज इक्वल टू पाई 0 प्लस में पाई 1 आईटी प्लस में वीटी, जहां पे पाई 0 पाई 1 और वीटी की वैल्यू ये गिवन है आपके सामने। कोई डाउट किसी को नहीं? अब हम क्या करते हैं, क्यूटी के लिए भी जो है इस इक्वेशन को सोल्व कर देते हैं। तो ये जो पीटी की आपकी वैल्यू आ रही है 3 में, इसको हमने क्या करना है 1 में पुट कर देना है, जो आपका डिमांड फंक्शन है उसके अंदर पुट करना है। जैसे आपने डिमांड फंक्शन के अंदर इसको पुट किया तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्फा 0 का अल्फा 0, आपकी मल्टीप्लीकेशन होगी अल्फा 1 की मल्टीप्लीकेशन जितने भी पीटी के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं वैल्यू सब के सब। आप इसको सोल्व करेंगे क्यूटी के लिए जब आप इसको सोल्व करेंगे तो अल्टीमेट जो आपको वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी क्यूटी की, या ये
दिस इज द केओटी वैल्यू दैट वी विल गेट। ठीक है, अब इसमें भी हमने इसको फिर ट्रांसफॉर्म करना है रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन में। तो आप क्या करेंगे, रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट्स पहले बनाएंगे। तो आपने जो ये आपको दे रखी है वैल्यूज, इसको क्या कह दिया आपने, दीज आर द पाई। ओके, ये जो वैल्यू आपको दे रखी है इसको हमने क्या दिया, दीज आर व्हाट, द पाई 3। और ये जो एरर टर्म की जो वैल्यूज हैं सारी की सारी, इसको मैंने क्या दिया, दीज आर द डब्ल्यू। ठीक है, तो पाई 2 की वैल्यू आपने डिफाइन कर ली, पाई 3 की वैल्यू डिफाइन कर ली, डब्ल्यू टी की वैल्यू डिफाइन कर ली। अब आपके पास कितने स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट थे, 5, अल्फा 0, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 0 एंड बीटा 1, है ना। देयर वर 5 स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट्स एंड हाउ मेनी रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट्स आर देयर, 4 ओनली। 4 है ना हमारे पास रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट्स, कौन कौन से, पाई 0, पाई 1, पाई 2 और पाई 3। ओके, सो 4 आपके पास जो है वो रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट्स है। अब इसका मतलब देखो क्या है, इसका मतलब कि आप सारे के सारे स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट की वैल्यू को ड्रॉ नहीं कर सकते, आपको यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो रिड्यूस्ड फॉर्म आपके पास कोफिशिएंट है वो 4 है और स्ट्रक्चरल जो कोफिशिएंट है वो आपके पास 5 है। अल्टीमेटली 4 इक्वेशन से आप 5 अनएस्टिमेटेड एस्टिमेटर्स की वैल्यू को एस्टिमेट नहीं कर सकते। यही तो हमने पढ़ा ना हाई स्कूल के अलजेब्रा के अंदर, है ना। तो अगर आपको 5 अननोन्स के बारे में जानना है तो यू नीड टू हैव द 5 इक्वेशंस, तभी आप जो है 5 अननोन की वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो ये हमारे लिए इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है, मतलब हम एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते सारे के सारे हमारे स्ट्रक्चरल इक्वेशन का। मींस जो 2 स्ट्रक्चरल इक्वेशन हमें दे रखे हैं डिमांड फंक्शन की और सप्लाई फंक्शन की, उसको हम एस्टिमेट नहीं कर सकते। लेकिन हम एक को जरूर कर सकते हैं, किसको कर सकते हैं, जो हमारा सप्लाई फंक्शन का जो हमारा स्ट्रक्चरल इक्वेशन है ना, उसको हम एस्टिमेट जरूर कर सकते हैं। कब कर पाए हम एस्टिमेट, जब हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें मिली रिगार्डिंग द डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन के अंदर आपको एडिशनल जो वैल्यू मिली वो किसकी मिली, इनकम की वैल्यू मिली। तो इनकम की वैल्यू आपके पास होने की वजह से आप क्या चीज डिफाइन कर पाए, आप डिफाइन कर पाए जो सप्लाई फंक्शन है, मींस जो स्ट्रक्चरल इक्वेशन ऑफ सप्लाई है उसको आप डिफाइन कर पाए, उसको आप ऑब्टेन कर पाए। इट मींस स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट कौन से थे सप्लाई के, बीटा 0 और बीटा 1, बीटा 0 और बीटा 1। तो बीटा 0 और बीटा 1 की वैल्यू को आप डिफाइन कर सकते हो, निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, जो बीटा 0 की वैल्यू है वो है पाई 2 माइनस में बीटा 1 पाई 0। अब देखो जो आपके पास रिड्यूस्ड फॉर्म रिग्रेशन इक्वेशंस है ना, उसका आप इस्तेमाल ओएलएस की मदद से रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट निकालने के लिए कर सकते हो। आने वाले लेक्चर में हम करके देखेंगे कि रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन के जो पैरामीटर हम एस्टिमेट करेंगे, रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट जो हम एस्टिमेट करेंगे, ओके, सो उसकी वैल्यू हम किसके इक्विवेलेंट में रख सकते हैं, उसकी वैल्यू हम इक्विवेलेंट में रख सकते हैं जो इनकी वैल्यूज है उसकी। जैसे कि राइट, इस पूरी की पूरी एक वैल्यू के आप इक्वल में रख सकते हैं जो आप ये पर्टिकुलर पैरामीटर को एस्टिमेट करेंगे, रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट को एस्टिमेट करेंगे ओएलएस की हेल्प से। सो ओएलएस की हेल्प से आप ये भी एस्टिमेट कर सकते हो, ये भी एस्टिमेट कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। आने वाले लेक्चर में हम करके देखेंगे कि एस्टिमेट कैसे होगा। ओके, सो अगर आप ये 4 एस्टिमेट कर पा रहे हो, लेकिन इस 4 की मदद से आप 5 स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट को डिफाइन नहीं कर पाओगे, ऑब्टेन नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि मिसमैच हो गया ना। उसके लिए आपको जो है क्या चाहिए था कि 5 ही आपके रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट होने चाहिए थे। अगर आपको एस्टिमेट करने हैं 5 ही बेसिकली स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट्स, राइट। सिर्फ हम कौन सा ऑब्टेन कर पा रहे हैं, हम कर पा रहे हैं जो सप्लाई का जो स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट्स हैं सप्लाई फंक्शन का, उसको हम एस्टिमेट कर पा रहे हैं। कैसे, जो वैल्यू है बीटा 0, बीटा 0 की जो आपकी वैल्यू है दैट इज पाई 2 माइनस में बीटा 1 पाई से। ओके, देखो सोल्व करके देखो फिर आपको पता चलेगा। ये पाई 2 है, पाई 2 की वैल्यू क्या दे रखी है, ये पाई 2 की वैल्यू आपके, मैंने ये पाई 2 की वैल्यू जो है यहाँ पे रख दी। ओके, फिर बीटा 1 देखो सेम टू सेम आ गया, फिर इनटू में पाई 0, तो पाई 0 की वैल्यू ये वाली पाई 0 की वैल्यू मैंने जो है वो यहाँ पे। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करें, इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो बीटा 0 बीटा 1 ये आ गया, है ना। इसका मल्टीप्लिकेशन अल्फा 0 से किया तो अल्फा 0 बीटा 1 आ गया। ओके, ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर दोनों के दोनों सेम, तो दोनों आपस में ऊपर वाले जो है वो ऐड ऑन हो जाते हैं। ऐड ऑन हुए तो 2 वैल्यू जो है वो आपस में स्ट्राइक आउट होगी। ये पॉजिटिव वैल्यू थी, ये नेगेटिव वैल्यू थी, सेम, दोनों के दोनों कट। ओके, और फिर मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया बाहर बीटा 0। बीटा 0 को जब कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, अल्फा 1 माइनस में बीटा। फिर न्यूमिनेटर से क्या कट गया, डिनोमिनेटर कट गया। इट मींस कि नाउ वी हैव
गॉट द वैल्यू ऑफ द बीटा जीरो। मींस जो स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट है किसका, सप्लाई फंक्शन का, उसको आपने एस्टिमेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ द रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट दैट वी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड से जो हमने रिड्यूस फॉर्म कोफिशिएंट को निकाला, उसकी मदद से हम क्या चीज एस्टिमेट कर पाए, हम सप्लाई फंक्शन के जो स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट है उसको एस्टिमेट कर पाए बीटा जीरो। ऐसे आप क्या कर सकते हो, बीटा वन को कर सकते हो ना। बीटा वन किसके इक्वल है, पाई 3 अपॉन में पाई 1। देखो ध्यान से, पाई 3 की वैल्यू लिखी मैंने, ये जो वैल्यू है ये किसकी है, पाई 3 की वैल्यू। देखो ऊपर पाई 3 की वैल्यू आपने ये ऑब्टेन की, ओके, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया, डिवाइड में पाई 1, ओके। सो पाई 1 की वैल्यू है ये, डिवाइड में मैंने पाई 1 की वैल्यू लिख दी। तो जस्ट डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर स्ट्राइक आउट हुआ, ठीक है। और ये न्यूमिनेटर में भी अल्फा 2 था, डिनोमिनेटर में भी अल्फा 2 था, अल्टीमेटली क्या बच गया आपका, बीटा 1 बच गया। इट मींस कि बीटा 1 की वैल्यू आप ऑब्टेन कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ द रिड्यूस्ड फॉर्म कोएफिशिएंट जो कि आपने निकाले हैं पाई 3 एंड पाई 1। कोई डाउट किसी को नहीं ना। अब देखो आपका ये एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन है किसका, जो सप्लाई फंक्शन है उसका एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन है, लेकिन जो डिमांड फंक्शन है वो अभी भी अंडर आइडेंटिफाइड है, उसको अभी भी आप सोल्व नहीं कर पाए हो, राइट। मींस देखो अब ये सप्लाई फंक्शन को हम देखते हैं डायग्राम के फॉर्म से कि हमने इसको निकाला कैसे, ठीक है। ये डायग्राम बनाते हैं, ये मैंने एक प्राइस कर्व ले लिया, ये मैंने नीचे जो है वो क्वांटिटी ले ली, डिमांडेड या सप्लाइड दोनों की दोनों, ओके। दिस इज द प्राइस एक्सिस, दिस इज द क्वांटिटी एक्सिस। जब आप डिमांड एंड सप्लाई कर्व बनाते थे तो क्या बनाते थे, डाउनवर्ड स्लोपिंग। एक पर्टिकुलर पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है जो कि किसको डिस्क्राइब कर रहा है, एक कॉम्बिनेशन को डिस्क्राइब कर रहा है। वी डोंट नो अबाउट कि ये सप्लाई कॉम्बिनेशन को डिफाइन कर रहा है या फिर डिमांड कॉम्बिनेशन को डिफाइन कर रहा है, वी डोंट नो अबाउट इट, बिल्कुल भी हमें इसके बारे में नहीं पता, ओके। लेट्स सपोज करते हैं, ठीक है। तो मींस बहुत सारी अलग अलग पॉसिबिलिटी है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है कि आप इस एक पर्टिकुलर पॉइंट से इनफाइनाइट डिमांड कर्व बना सकते हो और इनफाइनाइट जो है वो सप्लाई कर्व बना सकते हैं, कि नहीं, राइट। तो अब हम देखते हैं कि लेट्स सपोज करते हैं ये एक कोई, लेट्स सपोज करते हैं ये कोई डिमांड कर्व था, ठीक है। अभी आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई, क्या, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब अगर इनकम ऑफ द कंज्यूमर बढ़ता है तो क्या होता है, डिमांड कर्व राइटवर्ड में शिफ्ट होता है, राइट। शिफ्टिंग है ना नेचर इनकम का, क्यों, इनकम जो है दैट इज अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। तो जब अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट हिलता है तो अल्टीमेटली क्या होता है, शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व होता है। तो डिमांड कर्व जो है राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी, है कि नहीं, ऐसे। अगर डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होके मींस जो नया आपको कॉम्बिनेशन बनता है वो ये बनता है, लेट्स सपोज करते हैं, है ना। तो लेट्स सपोज करो अगेन कि ये नया डिमांड कर्व होगा, इनफाइनाइट डिमांड कर्व में से ये वाला होगा जो शिफ्टेड है, राइट। फिर और इनकम बढ़ता है तो आपका जो पॉइंट है ये बनता है, और इनकम बढ़ता है अगला पॉइंट आपका ये बनता है। तो देखो जब आप इन सारे के सारे पॉइंट को बनाओगे तो ये जो कर्व बनेगा ये कौन सा कर्व होगा, सप्लाई। ये सारे के सारे डिमांड कर्व थे, ये आपको जो कर्व बनता दिखाई दे रहा है, जो एग्जैक्ट जिसको आप आइडेंटिफाई कर पाए उन सारे के सारे पॉइंट को आपस में कनेक्ट करके, तो कौन सा बना, सप्लाई। इट मींस आपके पास जो एडिशनल इंफॉर्मेशन आई वो इनकम की आई, जो कि क्या है, जो कि एक तरह का फंक्शन किसके फंक्शन में आता है, डिमांड फंक्शन के अंदर आता है, लेकिन उसकी वजह से आप किस चीज को आइडेंटिफाई कर पाए, सप्लाई फंक्शन को आप आइडेंटिफाई कर पाए। मींस सप्लाई जो आपका लाइन है उसको पूरा का पूरा निकाल पाए, और अगर आप सप्लाई लाइन को पूरा पूरा निकाल पाए यहाँ पे, मींस कि जो स्ट्रक्चरल कोएफिशिएंट है सप्लाई फंक्शन के अंदर उसको आप एस्टिमेट कर पा रहे हैं, राइट। सो दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड दैट द एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सप्लाई फंक्शन। अगर आपके पास एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मिला, कौन सा, द इनकम इन द डिमांड फंक्शन, ठीक है। कोई डाउट किसी को। अब हम देखते हैं कि ओवरऑल पूरा का पूरा आपका जो इक्वेशन है उसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे एग्जैक्टली। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें और चाहिए, तो हम मान के चलते हैं कि जो सप्लाई है दैट इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस एट ए टाइम पीरियड टी, ऑल्सो सप्लाई इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस एट ए टाइम पीरियड टी माइनस 1, है कि नहीं। yes. आप इस साल इस टाइम पीरियड में कितना सप्लाई कर रहे हैं मार्केट में, क्या ये डिपेंड नहीं करेगा कि लास्ट पीरियड में क्या प्राइसेस रहा होगा। अगर प्राइसेस ज्यादा रहा होगा लास्ट टाइम पीरियड में तो आपका इस बार का जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगा, आप ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करोगे। अगर लास्ट टाइम पीरियड में आपका प्राइस जो है वो कम मिल रहा होगा किसी कमोडिटी का, तो इस टाइम पीरियड का आपका जो सप्लाई कम हो जाएगा। मींस लास्ट ईयर का जो आपका लास्ट टाइम पीरियड का जो आपका प्राइस है दैट इज आल्सो व्हाट, द फंक्शन ऑफ
मींस सप्लाई इज ए फंक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ द लास्ट टाइम पीरियड, है कि नहीं? ओके, सो अभी हम क्या करते हैं, अब हमने इस एक पर्टिकुलर इक्वेशन को दोबारा से रीड्रॉ किया और यहां पे हमने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन इनपुट की हमारे सप्लाई फंक्शन के अंदर, दैट इज द प्राइस ऑफ द लास्ट टाइम पीरियड। अब हमारे जो स्ट्रक्चरल कोएफिशिएंट है ना वो इंक्रीज हो गए, 5 से कितने हो गए? 6 हो गए। कौन कौन से 6? एक ये अल्फा 0, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 0, बीटा 1 और बीटा 2। अगर हमें इन 6 के 6 स्ट्रक्चरल कोएफिशिएंट की वैल्यू को एस्टिमेट करना है तो हमारे पास 6 रिड्यूस्ड फॉर्म कोएफिशिएंट होने चाहिए, तभी हम इन 6 के 6 को क्या कर पाएंगे? फाइंड आउट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। करके देखते हैं आगे। इन दोनों के दोनों इक्वेशन को मींस इक्विलिब्रियम जब होता है तब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। ओके, डिमांड इक्वल टू सप्लाई में मैंने ये सारी इक्वेशन डाल, दोनों की इक्वेशन 1 और 2 दोनों को इक्वल रख दिया। जब इसको मैंने सोल्व किया फॉर पीटी तो मेरे पास ये वैल्यू आती है जिसको मैं कह रहा हूं कि दिस इज इक्वेशन 3। पीटी के लिए सोल्व किया, इक्वेशन 3 आ गया। ओके, अब मैंने ये जो पहली टर्म है इसको लिख दिया, दिस इज पाई 0। सेकंड रिड्यूस्ड फॉर्म कोएफिशिएंट एग्जैक्टली, ये जो है पाई 1, ये आपका जो वैल्यू आया इसको मैंने कह दिया दिस इज पाई 2 और ये जो वैल्यू आया आपका ये है दैट इज द एरर। ओके, सो मींस ये पीटी में आपको क्या दिखाई दे रहा है? जो पीटी की इक्वेशन है वहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं 3 रिड्यूस्ड फॉर्म कोएफिशिएंट, पाई 0, पाई 1 एंड पाई 2। अब ये जो पीटी से वैल्यू ड्रॉ की मैंने इस थर्ड इक्वेशन, इसको मैंने कहां पे रख दिया? इसको मैंने रख दिया 2 के अंदर, मींस जो हमारा सप्लाई फंक्शन है उसके अंदर रख दिया। और फिर मैंने इक्वेशन को सोल्व किया, किसके लिए? क्यूटी के लिए मैंने इक्वेशन को सोल्व किया। जब क्यूटी के लिए इक्वेशन को सोल्व किया, अल्टीमेटली जो मेरे को वैल्यू आई वो वैल्यू आई ये, और इस वैल्यू में मैंने जो पहले वाली टर्म है उसको कह दिया कि दिस इज व्हाट? दिस इज पाई 3, सेकंड को कह दिया दिस इज पाई 4, फोर्थ को कह दिया दिस इज पाई 5, लास्ट वाला डब्ल्यू टी। नाउ वी हैड 6 structural coefficient in the name of alpha 0, alpha 1, alpha 2, beta 0, beta 1, beta 2, and we have the 6 reduced form coefficient कौन-कौन से? pi 0, pi 1, pi 2, pi 3, pi 4, pi 5। so means 6 जो है हमारे पास अननोन है और 6 ही हमारे पास नोन है, तो उसकी मदद से आप क्या कर सकते हो? अननोन को फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसका मतलब है जो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम है दैट इज एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड। तो जब तक आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं आएगा तब तक आप नहीं देख सकते कि पूरी पूरी इक्वेशन जो है वो आइडेंटिफाइड है या इक्वेशन आइडेंटिफाइड नहीं है। कोई डाउट किसी को? सो जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था वो अंडर आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम की थी। अंडर आइडेंटिफिकेशन की प्रॉब्लम में जो स्ट्रक्चरल कोएफिशिएंट हमने एस्टिमेट करने थे वो बहुत ज्यादा थे एज कंपैरिजन टू द रिड्यूस्ड फॉर्म कोएफिशिएंट, तो हम उसको एस्टिमेट बिल्कुल नहीं कर सकते थे क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है एस्टिमेट करने। एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन के अंदर जितने रिड्यूस्ड फॉर्म कोएफिशिएंट होते हैं उतने ही हमारे जो है स्ट्रक्चरल कोएफिशिएंट होते हैं। अगर दोनों आपस में बराबर होंगे इट मींस कि आवर होल सिस्टम इज एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड। और ये भी हो सकता है कि सारे सिस्टम में एक पर्टिकुलर इक्वेशन जो है वो एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड और दूसरी इक्वेशन जो है वो अंडर आइडेंटिफाइड आपको दिखाई दे, जैसे अभी हमने फॉर्मल केस के अंदर पढ़ा। कोई डाउट किसी को इस बात में? नहीं। सो दिस वाज द प्रॉब्लम ऑफ एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन, मींस दिस इज नॉट द प्रॉब्लम, दिस इज एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन। प्रॉब्लम जो आता है हमें वो किस में आता है? अंडर आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम आता है, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ओवर आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ओवर आइडेंटिफाइड जो है वो इक्वेशन कैसे होती है और उसको सोल्व कैसे किया जा सकता है। कोई डाउट है किसी को? हो सकता है? एनीवन? That's it for today's lecture.